बैंक। बैंकों का आज हम जो स्वरूप देखते हैं वैसा ये आरंभिक काल में नहीं था। आर्थिक विकास के साथ साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। प्रारंभ में बैंकों का आकार तथा व्यवसाय अत्यल्प था। पहले व्यापारी, सेठ, साहूकार, महाजन आदि देसी बैंकरों के रूप में कार्य करते थे। ब्रिटिश शासन काल के आगमन के साथ ही भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास आरंभ हुआ। बैंक शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ तथा परिभाषा। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई है। फ्रेंच भाषा में इसे बैंके तथा अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने बैंक की परिभाषा भिन्न भिन्न अर्थों में दी है। गिलबर्ट के अनुसार बैंक पूंजी अथवा सही अर्थों में मुद्रा का व्यवसाय है। बैंक इज द बिजनेस ऑफ कैपिटल इन एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मनी। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है और बैंकिंग का अर्थ ऋण प्रदान करने या निवेश करने के उद्देश्य से मुद्रा यानी धन को धरोहर या निक्षेपों के रूप में जनता से स्वीकार करने से है, जो मांग पर या अन्य प्रकार से देय तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से निकालने योग्य होते हैं। बैंकों के प्रमुख लक्षण, मेन फीचर्स ऑफ बैंक्स। ऊपर इसी अध्याय में बैंक की दी गई परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि किसी संस्था को बैंक का नाम तभी दिया जा सकता है जब उसमें कुछ विशेष लक्षण विद्यमान हो। बैंक के प्रमुख कार्य या लक्षणों का वर्णन इस तरह है। नंबर 1, धन जमा करना। नंबर 2, जमा धन निकालने की सुविधा प्रदान करना। नंबर 3, ऋण तथा अग्रिम की सुविधा प्रदान करना। नंबर 4, धन का स्थानांतरण करना। नंबर 5, व्यवसाय करना। नंबर 6, प्रतिनिधि संबंधी कार्य। नंबर 7, योजनाओं के अनुरूप कार्य करना। नंबर 8, सरकारी नीतियों का अनुपालन करना। भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में स्थापित किया गया था, किंतु ये बैंक अपने कार्यक्षेत्र में असफल हो गया। इसके पश्चात क्रमशः 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जो थे वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया और नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारतीय प्रबंधन के अधीन प्रथम सीमित दायित्व वाला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसे वर्ष 1881 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1860 में एक नियम पारित किया गया, जिसके आधार पर बैंकों को सीमित देयता लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला, 1881 में ही अवध कमर्शियल बैंक तथा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। वर्ष 1906 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के विस्तार के कारण कई वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना में प्रोत्साहन मिला। बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 1911 में तथा बैंक ऑफ मैसूर की 1913 में स्थापना की गई। भारत में वर्ष 1917 से 1919 का समय बैंकिंग संकट काल के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण ही भारत में वाणिज्यिक बैंकों के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई, जिसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना आरंभ किया। बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्ष 1949 में ही भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत के केंद्रीय बैंक
आरबीआई को अनुसूचित बैंकों के निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। 1 जुलाई 1955 को देश के सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके पश्चात 1959 में एसबीआई के 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया, जिसे स्टेट बैंक समूह के नाम से जाना जाता है। इसके 7 सहयोगी बैंक इस प्रकार हैं: नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। नंबर 6, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। नंबर 7, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। वर्तमान में एसबीआई बैंक समूह में केवल 5 बैंक ही शेष हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का वर्ष 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जून 2009 में एसबीआई में विलय कर लिया गया। सामाजिक दायित्वों के साथ वाणिज्यिक बैंकों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा 14 बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची इस प्रकार है: नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2, पंजाब नेशनल बैंक। नंबर 3, बैंक ऑफ बड़ौदा। नंबर 4, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। नंबर 5, कैनरा बैंक। नंबर 6, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 7, देना बैंक। नंबर 8, सिंडिकेट बैंक। नंबर 9, इलाहाबाद बैंक। नंबर 10, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 11, इंडियन बैंक। नंबर 12, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नंबर 13, इंडियन ओवरसीज बैंक। नंबर 14, बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 15, आंध्र बैंक। नंबर 16, द कॉर्पोरेशन बैंक। नंबर 17, आईडीबीआई। नंबर 18, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नंबर 19, द पंजाब एंड सिंध बैंक। नंबर 20, विजया बैंक। नोट: नंबर 1, न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिल जाने तथा आईडीबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक में शामिल किए जाने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 ही रह गई। नंबर 2, स्टेट बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक की सूची में नहीं रखते हैं। बैंक तथा गैर बैंक। बैंक एंड नॉन बैंक। बैंक कोई भी वित्तीय संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करता है, विभिन्न प्रकार का ऋण आवंटित करता है तथा अपने ग्राहकों को अपने खाते से धन के निकासी की भी सुविधा उपलब्ध कराता है, वो बैंक कहलाता है। बैंक से राशियों की निकासी आहरण प्रपत्र यानी विड्रॉल फॉर्म अथवा चेक द्वारा संपन्न होती है। इन संस्थानों द्वारा जो भी विभिन्न जमा राशि स्वीकार की जाती है, वे कई प्रकार के खातों में जमा की जाती है, जैसे बचत खाता, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट एवं नियत जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट तथा आवर्ती खाता, रिकरिंग अकाउंट आदि। गैर बैंक, नॉन बैंक वे वित्तीय संस्थाएं जो बैंक जैसे सभी व्यवसाय तो करते हैं, किंतु जमाकर्ताओं को अपने खातों से धन की निकासी की अनुमति लेन देन के लिए नहीं देते। वे गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहलाते हैं। ये संस्थान बचत तथा चालू खाता संबंधी कार्य नहीं करते हैं। भारत में कार्यरत गैर बैंकिंग संस्थानों द्वारा सामान्य ऋण आवंटन नहीं किया जाता है। अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन बैंकों को अनुसूचित बैंकों, शेड्यूल्ड बैंक्स तथा गैर अनुसूचित बैंकों, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे वित्तीय संस्थान या बैंक जिनकी परिदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल तथा रिजर्व पूंजी न्यूनतम 5 लाख रुपए हो तथा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज किया गया हो, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन्हें जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप कार्य करने की पुष्टि आरबीआई को करनी पड़ती है। सभी वाणिज्यिक बैंक भारतीय अथवा विदेशी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक हैं।
भारत में अनुसूचित बैंकों का विभाजन 2 स्तरों पर किया जाता है। नंबर 1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा नंबर 2 अनुसूचित सहकारी बैंक। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1969 के पश्चात वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में वर्गीकृत किया गया। अनुसूचित सहकारी बैंक शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथा नंबर 2 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक। बैंकिंग प्रणाली की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्वोच्च मौद्रिक तथा बैंकिंग एकाधिकार प्राप्त है। यह देश की मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। सभी अनुसूचित बैंकों के नकद आरक्षण यानी कैश रिजर्व्स को अपने पास रखने के कारण इसे रिजर्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स। वाणिज्यिक बैंक एक प्रकार की वित्तीय संस्था है जिसके 3 प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1 जमाकर्ताओं द्वारा जमा स्वीकार करना। नंबर 2 उद्यमियों तथा साहसियों को उधार देना। नंबर 3 साख अर्थात क्रेडिट का सृजन करना। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को 4 प्रकार की जमा सुविधाएं प्रदान करते हैं। नंबर 1 सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोला जाने वाला एक खाता है जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए जमा स्वीकार किया जाता है। इस खाते की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जमा राशि की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होती है और तरलता उतनी ही कम होती है। नंबर 2 चालू खाता, करंट अकाउंट। ये वो खाता है जिसमें खाताधारक को उसकी जमा राशि की निकासी पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात खाताधारक अपने खाते में से अपनी जमा राशि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक राशि को अपने आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। इस खाते में बैंक ब्याज नहीं देता बल्कि सेवा चार्ज लेता है। नंबर 3 बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इस खाते में ब्याज की दर अल्प होती है। इसमें धन निकासी के लिए चेक का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4 आवर्ती खाता, रिकरिंग अकाउंट। रेगुलर अल्प बचत के लिए इस प्रकार के खाते का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली, करंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जो देश का केंद्रीय बैंक भी है। भारत की मौद्रिक प्रणाली अपरिवर्तनीय कागज करेंसी, इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी पर आधारित है।